हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुनीश एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर क्लास 10 में अगर आप ओवरऑल देखेंगे अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन चैप्टर नंबर 4 जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसके साथ बनता है। पॉलिनोमियल्स में भी आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है और चैप्टर नंबर 4 में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम चैप्टर्स हैं। अगली बात इसमें क्या निकल कर आती है कि जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स, ये फ्यूचर एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप IIT JEEs की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल से डायरेक्ट क्वेश्चंस IIT JEEs में बनते हैं, खास करके JEE मेंस में। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, सारे नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे और जितने भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि NCERT टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर अप टू द मार्क नहीं है। एक ही एक्सरसाइज है छोटी सी, उसमें एक ग्राफ्स की है फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है, उसके अंदर कोई भी चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो टेक्स्ट बुक से इस चैप्टर को प्रिपेयर करने की कोशिश ना करें। ना करने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम है और आप टेक्स्ट बुक से 15 मिनट में चैप्टर प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आई डू नॉट थिंक कि आप उस एग्ज़ाम में एक्सेल कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, रेफरेंस बुक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, इतना टाइम नहीं होता क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मार्क का आएगा पेपर में, तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हम लगा सकते। तो लिमिटेड पढ़ना है, क्वालिटी पढ़ना है। चलिए पहले चैप्टर के बेसिक से शुरुआत करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या क्या ज़रूरतें हमें पड़ेंगी। तो पहली बात, चैप्टर की इंट्रोडक्शन करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। आई होप क्लास 4th और 5th से आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आइडिया होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन विच आर कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। जो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को मिक्स करके जो भी आपके सामने कंपोनेंट बनता है उसको ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। जैसे कि कांस्टेंट आ गए जिसको हम कहते हैं ऑल रियल नंबर्स। कांस्टेंट का मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने का मतलब अगर आपके पास 100 है, आप किसी भी सर्कमस्टेंस में किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में हैं तो 100 विल रिमेन 100। आप उसको 98 नहीं बोल सकते, ना आप उसको 110 बोल सकते हैं। तो 100 की वैल्यू फिक्स है। अगर आपकी जेब में 100 रुपीज़ हैं तो वो 100 ही रहेंगे, 200 या 300 या 50 नहीं बन सकते अपने आप। ठीक है, तो ऑल रियल नंबर्स लाइक -1, 2, 2/3, √5, √5 + 3, ये सारी वैल्यूज़ हैं, इनको हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़। हाँ, कई साइंस में अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह हम कांस्टेंट के यूज़ करते हैं, लैम्डा को कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं, अलग अलग तरह के कांस्टेंट यूज़ करते हैं। वो एक अलग फिनोमिनन है पढ़ने के लिए। तो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? वेरिएबल ऐसे लाइक अल्फ़ाबेट्स, ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब कोई चीज़ जब हमारे सामने अननोन आती है। मैं कहता हूँ कि मेरी जेब में कुछ पैसे हैं जो जितने आपके पास हैं उससे 100 ज़्यादा हैं। आई एम हैविंग सम मनी इन माई पॉकेट विच इज़ 100 मोर दैन द मनी इन योर पॉकेट। सो आई एम हैविंग सम मनी। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जिसको हम रिडल्स कह सकते हैं या पजल्स कह सकते हैं, तो वहाँ पे वेरिएबल जो है एक्स वेरिएबल हमारे काम आता है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक्स मनी है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, और आपके पास जो मनी है, माई मनी इज़ 100 मोर देन दैट। तो इसका मतलब मेरे पास अगर 100 ज़्यादा हैं तो आपके पास 100 कम हो गए। माई एज इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज माई ब्रदर, लेट अस अज्यूम। तो कहने का मतलब मेरी एज मेरे ब्रदर की ट्वाइस है, तो ब्रदर की एज एक्स होगी, तो मेरी एज ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स एक्स हो जाएगा। तो जब हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं तो हम अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं जिसको हम एक्स वाई जी ए बी सी 26 अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश में। और इस बार आपको कुछ एडिशनल मिलेगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बाद। आज हम आप पढ़ेंगे आगे किसके बारे में? ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। ग्रीक अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से आएंगे मैं पहले ही आपको हाईलाइट कर देता हूँ। एक आएगा ये अल्फ़ाबेट, दिस इज़ नोन एज अल्फ़ा। एक आएगा ये अल्फ़ाबेट, इट इज़ नोन एज बीटा। ठीक है जी। एक आएगा ये अल्फ़ाबेट, इट इज़ नोन एज गामा।
एक डेल्टा भी आता है और पाई भी ग्रीक अल्फ़ाबेट है, तो बहुत थीटा भी ग्रीक अल्फ़ाबेट है, तो बहुत सारे ग्रीक अल्फ़ाबेट हैं, तो इसमें हम ये ग्रीक अल्फ़ाबेट भी यूज़ करेंगे एज वेरिएबल। ठीक है जी। तो ये हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए अलजेब्रा में कोई भी कंडीशन नहीं है, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना के नोट करिए, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मान लेंगे। बट पॉलिनोमियल्स के केस में हमें थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन लेनी पड़ती है। कैसे, ध्यान से देखिए। पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो एन algebraic expression in which power of the variable is a whole number, या हम इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो लाइकवाइज एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर उसकी जो पावर होगी वो एक होल नंबर होगी। होल नंबर आई होप आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। होल नंबर का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। ये सारे हम इंटीजर्स को यूज़ कर रहे हैं जो नॉन नेगेटिव हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, फिर 0 होता है, फिर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स को एलिमिनेट कर दें तो आपके पास जो नंबर्स बचते हैं उनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई आपके सामने एक्सप्रेशन लिखता हूँ जिसको हम कहते हैं x² + 7x + 12, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, x की पावर को देखना है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड ये रहा, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल की पावर के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। जो कांस्टेंट पार्ट हैं या कोएफिशिएंट्स हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 और यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो दोनों की पावर क्या है, होल नंबर का पार्ट है। इसीलिए ये जो है एक्सप्रेशन, इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। आगे देखिए, अगर मैं दूसरा पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखता हूँ कोई x² + x पावर -1 + 3, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले जो x की पावर है वो 2 है, दूसरे x की पावर -1 आ गई। तो हमें जो पावर है वो नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर अलॉन्ग विद 0 ये पावर होनी चाहिए वेरिएबल के ऊपर। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। अगर हम एक और देखते हैं, लेट अस अज्यूम मैं लिखता हूँ x² + 8x + 3 की पावर -9। तो अगर इसको देखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स को देख के फर्स्ट एंड पे लगता है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो -9 है। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल दैट वी आर फोकसिंग ऑन द पावर ऑफ द वेरिएबल ओनली। सिर्फ वेरिएबल के पावर के ऊपर ही फोकस करना है। तो यहाँ पे x की पावर 2 है जो कि होल नंबर है, x की पावर 1 है, यहाँ पे भी होल नंबर है, इसका मतलब इसको हम पॉलिनोमियल मानेंगे। तो पॉलिनोमियल डिसाइड करते हुए आपको दो चीज़ें और ध्यान रखनी होंगी। मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ, पहला the variable should be free from root। जब भी आप पॉलिनोमियल डिसाइड करेंगे आपके सामने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स भी आती हैं, तो उसमें आपको क्या देखना होगा कि जो वेरिएबल है, जो x है या y है, वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रूट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, वेरिएबल कहाँ पे होना चाहिए, वेरिएबल शुड बी इन द न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो उसको हमें मूव करना पड़ेगा टुवर्ड्स द न्यूमरेटर, फिर ही हम डिसाइड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉलिनोमियल f ऑफ x, इसको लेट अस अज्यूम लेके चलते हैं x + 1/x। तो मुझे डिसाइड करना है कि ये पॉलिनोमियल हो सकता है कि नहीं हो सकता। मगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स का मेन फोकस क्या होता है कि x की पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर यहाँ पर भी 1 है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। बट हमें ये दो कॉन्स्टेंट के ऊपर भी फोकस करना है। तो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो कहाँ पे होना चाहिए, न्यूमरेटर में। तो जब आप इस x को ऊपर शिफ्ट करेंगे, एक्सपोनेंट्स के लॉज लगाएंगे, तो x की पावर -1 बन जाएगी, जिससे ये पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। और एग्जांपल देखते हैं।
जैसे मैं लिखता हूँ f ऑफ x, ये एग्जांपल बनेगी x² प्लस √7x + 12। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे x के ऊपर 2 पावर है, बट x के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। जब भी आप स्क्वायर रूट को देखते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 पावर होता है। तो इसका मतलब जब हम इसको लिखेंगे, इट कुड बी रिटन एज x² 7 की पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय x की पावर हाफ प्लस 12, ये बनेगा। तो x की पावर हाफ होने का मतलब यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इसका मतलब ये पावर होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी स्थिति हो कि ऊपर नीचे अलग अलग तरह से आपको एक्सप्रेशन दे रखे हों, तो आपको क्या करना है, उसको एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनाना है। फिर उसकी पावर्स में अगर रूट वगैरह हैं x में, तो वो सारे हटाने हैं, फिर आपको फाइनली डिसाइड करना है। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को डिसाइड करते हैं। द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। ओके, तो ये हो गया पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन। पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन के बाद अब हम आगे आते हैं पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए, अगला हम सीखते हैं पॉलिनोमियल के लिए बहुत वर्ड यूज होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। देखिए, पॉलिनोमियल में जितने भी रूल्स हैं सारे वेरिएबल के ऊपर ही घूमते हैं, तो आपको कांस्टेंट के ऊपर फोकस नहीं करना। ओके, सो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं ये लेता हूँ x² + 7x + 3, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। अगर आपको कोई और पॉलिनोमियल देता हूँ जिसमें x की पावर 7, 7x की पावर 6 + 3 की पावर 9, तो आप बता सकते हैं इसकी डिग्री कितनी होगी। कई स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं डिग्री 9, बट 9 इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा फोकस, फिर से आपको बता दूं, किसके ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के ऊपर ही रहता है। तो इसका मतलब अगर इसको देखा जाए तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो बनेगी, हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है, 7। तो इस तरह से हम डिग्री को डिसाइड करते हैं। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब इसके बाद 2 चीज़ें और आती हैं, वो भी हमें नोट करनी होंगी। तो आगे आता है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब ऑल रियल नंबर्स, ये हमने अभी डिस्कस किया था। सारे रियल नंबर्स को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ 2 क्या होगी, तो आप आंसर दोगे 0। डिग्री ऑफ √2 क्या होगी, तो आप आंसर दोगे 0। अब मैटर ऑफ इंटरेक्शन ये आता है कि ये तो याद करने के लिए है, बट अगर देखा जाए तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 क्यों होती है, देखिए ध्यान से। पहले तो हमें डिग्री को याद करना पड़ेगा। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। बट जब आप कांस्टेंट को देखते हैं, कांस्टेंट में तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो कांस्टेंट को लिखने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 को √2 × 1 लिख सकते हैं। जब इसको √2 × 1 लिखते हैं, तो 1 को हम एक्सपोनेंशियल रूल से क्या लिख सकते हैं, एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। कंडीशन अप्लाई है कि बेस नंबर x 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो इसको √2 को हम 1 लिख सकते हैं, इंटू 1 मल्टीप्लाई करके 1 को मैं x रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूं, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो √2 हैड बीन रिटन लाइक √2 × x रेज़ टू पावर 0। अब आप देखिए x की पावर क्या आएगी, x की पावर 0 है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जब हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल्स को हम क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई 2 ग्रुप्स में करते हैं। एक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ये आप छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन इन्हीं चीजों के ऊपर बन जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एंड
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो इन दोनों के बेसिस के ऊपर पॉलिनोमियल्स के अलग अलग तरह से नाम रखे गए हैं। आप चलो उनको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास पॉलिनोमियल की एक टर्म होती है, जब एक टर्म होती है हम उसको क्या कहते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब कोई भी सिंगल टर्म, चाहे आप 3x लिख लें, चाहे आप 5 लिख लें, ये भी एक मोनोमियल ही है, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है। दूसरा, जब हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स वाले को हम बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे 3x + 5 लिखेंगे तो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। नंबर 3 पे अगर हमारे पास हैं 3 टर्म्स, 3 टर्म्स वाले को बोला जाता है ट्राइनोमियल। ठीक है। ट्राइनोमियल का मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप नोट कर लो तो वो एक हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्राइनोमियल होता है। अब ट्राइनोमियल के बाद उसके बाद कितनी टर्म्स आ जाएंगी? 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स वाले को हम जनरली बोलते हैं क्वाड्रीनोमियल। ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती क्वाड्रीनोमियल। मीनिंग क्या है कि जब 3 टर्म से ज़्यादा टर्म्स होती हैं तो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको ऐसे ही बोलता हूँ कि पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 10 टर्म्स, तो इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्वाड्रीनोमियल का मतलब 4 टर्म्स। इसके लिए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल नज़र आ सकता है लाइक दिस। और इसके बाद जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उसमें जब नंबर ऑफ टर्म्स जैसे 10 टर्म्स हैं तो आप बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 10 टर्म्स, सिंपल वे। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर डिग्री के बेसिस पे देखेंगे तो अगर डिग्री क्या हो 1 तो इसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आगे जितना भी हम अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें ये टर्म्स कॉमनली यूज होती रहेंगी। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट पावर 1 होगी x की। जैसे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते रहे 8th क्लास में और 9th में आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है, तो उसी तरह से लीनियर तभी बोला जाता है जब हाईएस्ट पावर 1 हो। जब आप लेते हैं डिग्री 2, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 2 होगी, कुछ भी रैंडमली लिख देते हैं। फिर आएगी डिग्री 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर। तो इसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर आपको मिल जाएगी 3। तो चाहे मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी चलेगा। हाईएस्ट पावर 3 चाहिए, नंबर ऑफ टर्म जितनी भी हों सारी चलेंगी। क्यूबिक के बाद डिग्री 4, ये आपको कॉमनली मिलेगा क्योंकि कुछ कंपोनेंट आपके सिलेबस में से कट चुका है, बट फिर भी चलो नोट करने के लिए ठीक है। इसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई का मतलब क्वाड्रेटिक का स्क्वायर हो गया 2। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, तो x⁴ 3x² - 8x + 5। ठीक है। 5 टर्म्स बनती है जनरली, x4 के बाद x³ भी लिख सकते थे। तो हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। और इसके बाद अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा आ जाता है जिसकी डिग्री n हो तो हम उसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n बोला जा सकता है। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं उसकी नंबर ऑफ टर्म्स और उसकी डिग्री के बेसिस के ऊपर। साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए। नाउ डिग्री करने के बाद अगली चीज़ हमारे सामने आती है जो इंपॉर्टेंट है उसको, कि पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x और f ऑफ x और q ऑफ x ऐसे क्यों लिखते हैं। तो ये हमें समझना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ नेमिंग नहीं होती, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिएगा। इसको समझने के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा। एक टर्म है मैथ में जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस। फंक्शन बेसिकली क्या है? एक मैथमेटिकल मशीन है। मैथमेटिकल मशीन बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ़ैन की बात कर रहे हैं तो फ़ैन भी एक मशीन है। अगर बटन ऑन करेंगे तो फ़ैन ऑन हो जाएगा, बटन ऑफ करेंगे फ़ैन ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से फ़ैन भी एक तरह का फंक्शन है। तो जैसे हम फंक्शन का कहते हैं ना, फ़ैन इज़ फंक्शनिंग, तो इसीलिए हम किसी भी मशीन को फंक्शन बोल देते हैं। तो फंक्शन बोलने का मतलब क्या है कि ऐसी मशीन जिसमें कोई इनपुट डालें और वो कोई सर्टेन हमें आउटपुट दे दे। ठीक है। मैं बहुत ही बेसिक लेवल पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैथ्स में क्या होता है कि ऐसी टर्म, जैसे ये मेरे पास है 2x, तो अगर मैं f ऑफ 2x लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, इसमें अगर मैं कोई इनपुट डालता हूँ फॉर एग्जांपल 1, इस मशीन में अगर मैं 1 इनपुट डालता हूँ तो आउटपुट कितनी आएगी? 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2।
तो इस मशीन में 1 डालने से 2 आउटपुट आ गए। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें कोई सर्टेन वैल्यू डालने से आउटपुट भी सर्टेन वैल्यू आ जाए उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो मैथ्स में जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस को लिखा जाता है f of x। फंक्शन स्टैंड्स, f स्टैंड्स फॉर द फंक्शन वर्ड, ऑफ x का मतलब उसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल इन द सेंस जो उसका इनपुट वेरिएबल है वो क्या है, x है। तो f ऑफ x हम बोलते हैं, पर जब हम लिखते हैं उसको तो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये इसकी फंक्शनल नोटेशन है। यहां पे ये जो वैल्यू है ये किसको दिखाती है, इनपुट को। तो जो x है वो इनपुट है और आउटपुट किसको बोला जाता है, f ऑफ x को। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है या ये एक फंक्शन है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या आएगा, f ऑफ 1 रखेंगे। इनपुट आपकी क्या चली गई, x की वैल्यू इनपुट चली गई। यहां पर जब आप आउटपुट की बात कर रहे हैं तो यहां पे 1 + 7 + 12, तो ये आ गया मेरे पास 20। तो इसका मतलब जो f ऑफ 1 है ये हमारे पास क्या आ गया, इस फंक्शन की आउटपुट आ गई। आउटपुट का मतलब इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं सरल भाषा में, वैल्यू ऑफ फंक्शन या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। जैसे आपको समझ आए वैसे ठीक है। तो ये इस तरह से इनको लिखा जाता है, इसका मैंने आपको आइडिया बता दिया। अब हमारे पास सामने बात आती है कि हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। जब मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, फॉर एन एग्जांपल f ऑफ x, तो मेरे पास है x² + 7x + 12। ये एग्जांपल अभी लिखी थी। अब आप इसकी डिफरेंट इनपुट्स पे इसकी आउटपुट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। तो अगर मैं लेता हूं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो क्या आएगा, 1² 7 × 1 + 12, तो वैल्यू आई 20। तो इसका मतलब इस फंक्शन की या इस पॉलिनोमियल की x = 1 पे वैल्यू 20 आएगी। आगे देखते हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 7 × 2 + 12, 4 + 14 + 12, तो इट कम्स आउट टू बी 30। ओके, तो इनपुट 2 पे आउटपुट 30 आ रही है, बट अगर मैं इनपुट यहाँ पे -3 लेता हूँ तो फिर देखते हैं क्या आता है, -3 का स्क्वायर प्लस 7 × -3 + 12, 9 - 21 + 12, it comes out to be 21 - 21 which is equal to 0। अब -3 इनपुट हमारे लिए आउटपुट वैल्यू 0 लेके आई है, इसके ऊपर हमारा फोकस होगा। तो -3 इनपुट पे आउटपुट वैल्यू कितनी आई, 0। एक और डालते हैं, लेट अस सी। मैं डालता हूं f ऑफ -4, तो -4 का स्क्वायर 7 × -4 + 12, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, विल बी गेटिंग 28 + 12, तो 16 + 12 28 - 28 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब -3 डालने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई और -4 डालने से भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो जिन स्पेसिफिक इनपुट वैल्यू से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, उन स्पेसिफिक इनपुट वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यही कॉन्सेप्ट हमारा मेन फोकस रहेगा इस पूरे चैप्टर में। तो -3 इनपुट डालने से 0 आया और -4 इनपुट डालने से 0 आया। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की 2 जीरोज हैं। तो वी कैन से, सी केयरफुली, सिंस f ऑफ -3 = 0 एंड f ऑफ -4 = 0, therefore -3 and -4 are the zeros of f of x, x² + 7x + 12। तो ये इस पॉलिनोमियल की या इस फंक्शन की जीरोस बन जाएंगी। तो कहने का मतलब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी साथ में ही आ गया कि जब हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी हो तो जीरो का मतलब दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। अब 2 बातों का ध्यान रखना है आपने। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बोलते हैं हम। पॉलिनोमियल की जीरो या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इनपुट वैल्यू की बात है,
और जो आउटपुट क्या लेके आएगी, 0 लेके आएगी। ओके, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। अब मैटर ऑफ इंटरेक्शन ये है कि किसी पॉलिनोमियल में कितनी जीरोज होंगी और उन जीरोज को फाइंड कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो पहले 0 को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहां पे आएगा दैट इनपुट वैल्यू विच मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, विच मेक्स द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आ गया। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहली बात, नंबर ऑफ जीरोस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आर रिलेटेड टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब उसकी मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकती हैं, हो सकता है कोई भी ना हो। जैसे ट्राई एंड अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ जीरोस डिग्री, तो इसका मतलब अगर डिग्री 2 है तो एट मोस्ट 2 जीरोज आएंगी, और अगर डिग्री 3 है तो एट मोस्ट 3 जीरोज आएंगी, डिग्री 4 है तो एट मोस्ट 4 जीरोज आएंगे। जितनी डिग्री होगी ज़्यादा से ज़्यादा उतनी ही जीरोज पॉसिबल हैं। कैसे, इस बात को समझने के लिए आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ एक फंक्शन यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे बताइए इस फंक्शन में या इस पॉलिनोमियल में x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं जिससे मेरा पूरा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, कई लोगों को लगता है कि क्वाड्रेटिक होने का मतलब उसकी 2 जीरोज होंगी। मैं ये मानता हूं कि क्वाड्रेटिक है, उसकी 2 जीरो होंगी नहीं, 2 जीरो हो सकती हैं। देयर मे बी पॉसिबल कि 2 जीरोज निकल आए, एंड देयर मे बी द पॉसिबिलिटी किसकी, कोई भी जीरो ना निकले। तो अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ध्यान से देखेंगे, क्या कोई x की ऐसी वैल्यू यहां पे दे सकते हैं जिसको इनपुट करने से ये 0 बन जाए? सोचिए 1 मिनट लगाकर। क्योंकि यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे, ये मेरे पास स्क्वायर टर्म है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हम रियल नंबर सिस्टम में हैं, तो कोई भी रियल नंबर यहाँ पे x की वैल्यू रखिए, क्योंकि उसके ऊपर पावर कितनी है, स्क्वायर। इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा, क्योंकि उसके ऊपर x की पावर जो है वो 2 है। तो जब इवन पावर होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो दिस इज नेवर गोइंग टू बी 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की कोई भी ऐसी वैल्यू x की नहीं है जो इसको 0 बना दे। चाहे आप x की वैल्यू 0 रखें तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, x की वैल्यू -1 रखें, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। x की वैल्यू √2 रखें, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1, फिर कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा ही। तो इसका मतलब कई पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जिनकी जीरोस पॉसिबल नहीं होती। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जीरोस पॉसिबल हैं कि नहीं है, डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बट हाँ, इतना श्योर है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कितनी डिग्रीज कितनी जीरोज निकलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 निकलेंगी। तो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, सिर्फ जीरोस का काउंट पूछा होगा तो वहाँ पे ऑप्शन, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो आपको एक ऑप्शन देंगे 3 जीरोस। ज़्यादातर बच्चे 3 टिक करके आते हैं, तो वहाँ पे एक और ऑप्शन दी होगी मे बी लेस देन 3 और मे बी लाइक नॉट एग्जैक्टली 3। तो कुछ भी मतलब इस तरह का आंसर दिया होगा, बट 3 आंसर नहीं लिख के आ सकते उसका। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन ऑफ कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को निकालते कैसे हैं? फाइंडिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो निकालने के लिए फंडामेंटल तरीका समझिए। इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। तो इसका जो पहला स्टेप है, जो भी पॉलिनोमियल है उसको आपने फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास x² - 1 है,
तो इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको आप a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो x प्लस 1 x माइनस 1। तो ये जो दो फैक्टर आ रहे हैं इन दोनों को बोला जाएगा लीनियर फैक्टर, मतलब x की पावर 1 चाहिए। तो आपको फैक्टराइजेशन करनी है। पहला स्टेप आ गया। स्टेप नंबर 2, पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0 एंड गेट वैल्यू ऑफ x। तो जो भी आपका वेरिएबल है, चाहे x है चाहे y भी हो सकता है, तो पहले तो आप फैक्टराइज करिए, वो पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यूज आएंगी वही वैल्यूज विल बी द जीरोस, जो भी x की वैल्यूज आएंगी। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मिडिल टर्म स्प्लिट की। अगर आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत स्ट्रांग नहीं है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में भी क्वाड्रेटिक करेंगे, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 आएगा उसमें भी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो कहने का मतलब क्वाड्रेटिक जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत ही ज़रूरी है, एक लाइफलाइन है आपकी अलजेब्रा में। तो इस वीडियो पे जाइए, घंटा 1.5 घंटा टाइम लगाइए, क्वेश्चंस को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रैक्टिस करिए, फिर इस चैप्टर में आपका हैंड जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, चलिए तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे कि फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर, या यहां पे पूरी फॉर्मेशन के साथ लिखते हैं। यहां पे डालते हैं माइनस, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। तो अगर आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत अच्छी है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ खास मायने नहीं रखता। फिर भी मैं कोशिश करता हूं यहां पे रिवाइज कराने की। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, तो इसको समझते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं दो नंबर, सम, जो x का कोएफिशिएंट है उसको सम बोलते हैं, -5, और प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, तो ये आया 24 इंटू 1 दैट इज -24। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। जब यहाँ पे ध्यान रखना है, जब यहाँ पे प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो आप क्या करना है, यहाँ पे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है सम को। जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो आपको क्या करना है, ग्रेटर नंबर लेके ट्राई करना होता है, बड़े नंबर लेने हैं। तो 5 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, 6, 1। इन दोनों को ऐड करके -5 आएगा, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -24 नहीं आ रहा। चलिए फिर और बड़ा करते हैं, -7 + 2 -8 + 3। तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को ऐड करके आ रहा है -5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है -24। तो ये मैकेनिज्म रहता है मोटे तौर पर समझाने के लिए। तो इसकी जो मिडिल टर्म स्प्लिट बनेगी, एक्स स्क्वायर -8x + 3x -24। तो x कॉमन आ गया, x -8 + 3 कॉमन आया, x -8, एंड इट कम्स आउट टू बी x -8 x + 3। दो फैक्टर आ गए, x +-8 एंड x + 3। तो इसकी जीरोस कैसे निकालेंगे, एंड x + 3 = 0। तो x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू -3। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जीरोस क्या क्या आई, 8 एंड -3। तो इस पॉलिनोमियल में अगर आप वैल्यू 8 इनपुट करेंगे तो भी आपका 0 आएगा आंसर। अगर आप इसमें इनपुट वैल्यू -3 डालेंगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो जीरोस निकालने के लिए फंडामेंटल आइडिया मिडिल टर्म स्प्लिट आनी चाहिए, और एक दो आइडेंटिटीज हैं वो भी आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। तो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि 3x³ - 48x, मुझे इसको सॉल्व करना है। अब पहली बात तो यहाँ पे क्यूबिक है, पहली बात यहाँ पर क्यूबिक है। दूसरी बात क्या है कि कोई मिडिल टर्म स्प्लिट का स्कोप नहीं बन सकता, क्योंकि 3 टर्म चाहिए होती है मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए। यहाँ पे 2 ही टर्म्स हैं। तो पहला अटेम्प्ट क्या होता है, अगर 2 टर्म्स हों तो पहले कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। दोनों में 3 कॉमन है और दोनों में x कॉमन है।
कॉमन लेने के लिए क्या करते होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। कॉमन लेने के लिए सिंपल सा फंडा है कि आप, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा होगा, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके फैक्टर्स को कैसे लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोट डाउन कर लेना है। नोट डाउन करने के बाद अगला काम क्या करना है आपने, कॉमन जो होता है वो क्या होता है, कॉमन बेसिस और लीस्ट पावर, सबसे छोटी पावर डालनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3x³, इसकी तो फैक्टराइजेशन सिंपल यही बन गई, 48x, 48 की फैक्टराइजेशन बनेगी इनटू x। तो कॉमन बेसिस कौन कौन से हैं, एक तो 3 कॉमन है दोनों में, इधर से x कॉमन है, तो 3 भी कॉपी कर लेना है और x भी कॉपी कर लेना है। दोनों 3 में देखिए लीस्ट पावर क्या है, 1। दोनों x में लीस्ट पावर क्या है, ऊपर 3 है, नीचे x की पावर 1 है, तो हम 1 पावर कॉपी करेंगे। इसका मतलब हमारा जो कॉमन निकल के आएगा वो 3x आएगा। अगर आपने 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे आपके पास बच गया x² माइनस 16, तो 3x एज इट इज रख लीजिए। x² माइनस 60 में आइडेंटिटी लग जाएगी, तो 3x, x प्लस 4, x माइनस 4। क्योंकि ये क्यूबिक था इसलिए इसके 3 फैक्टर बन गए। पहला फैक्टर कितना है, 3x, दूसरा फैक्टर है x प्लस 4, तीसरा फैक्टर है x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, तीनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करेंगे, तो 3x इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू -4 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 4 आएगी। इसका मतलब जो जीरोस हैं पॉलिनोमियल्स की, 0, -4 एंड 4, 3 जीरोस निकल के आएंगी इसकी। तो ये एक दूसरा तरीका है करने का, मिडिल टर्म स्प्लिट और कॉमन लेके आइडेंटिटी लगाना अगर पॉसिबल है तो। बस इतना ही काम है, बाकी ये सारे काम हम 9th में कर चुके हैं। अब हमारा 10th का कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर आते हैं। जितना मैंने अब तक आपके साथ डिस्कस किया है ये सारा क्लास 9 का कॉन्सेप्ट था, कुछ नया नहीं है। तो 10th में 2-3 चीज़ें नहीं आती हैं, उनको ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए यार, अगर कोई पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, अब इस पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो इस पॉलिनोमियल की जीरोस निकालना हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि नंबर ही नहीं है, क्योंकि इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, और फैक्टराइज नहीं करेंगे तो जीरोस कैसे निकलेंगी। तो उसके लिए हमारे पास, अगर हम जीरोस ना निकाल पाए, बाय द वे अगर हम जीरोस ना निकाल पाए तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, जिसमें देखिए अगर हम इस पॉलिनोमियल की, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो मैं मान के चलता हूं कि इसकी 2 जीरोस होंगी। मैंने आपको पहले बताया था कि एट मोस्ट 2 होती हैं, बट फॉर द टाइम बिंग लेट अस अज्यूम कि इसकी 2 जीरोस हैं। तो हम क्या लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। अल्फा बनाने के लिए जैसे इन्फिनिटी का साइन होता है ना, बस उसको बीच में ब्रेक कर देना ऐसे। अल्फा और बीटा के लिए बी बनाना है और उसकी टांग थोड़ी सी नीचे खींच देनी है, ठीक है। तो ये आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये अल्फा है और इसको बोलते हैं हम बीटा, ये ग्रीक अल्फाबेट है, ओके। तो ये 2 आ गए, इसका कोई काम नहीं है। अल्फा बीटा का काम सिर्फ एक्स और वाई, जैसे हम वेरिएबल यूज करते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल की तरह ही यूज करना है, कोई इसमें सिरदर्दी नहीं है। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस मान लिया हमने। अब एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक। ये क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, 2 बार 3 बार 4 बार रोज पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि हमारा सारा चैप्टर ये 2 बातों के ऊपर टिका हुआ है जो मैं यहां पे लिखने वाला हूं। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरी सिचुएशन आ गई। सही है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको डिटेल में समझते हैं क्या मतलब है इसका। किसी पॉलिनोमियल की जीरोस आपसे निकलें या ना निकलें, कई पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, उनकी जीरोस एग्जैक्टली निकालना हमारे बस से बाहर है, ठीक है, फैक्टराइजेशन से खास करके। बट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें उन दोनों जीरोस का सम और उन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, उसका रिजल्ट बिना पॉलिनोमियल को हाथ लगाए दे देता है। जैसे कि पहले एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मैंने आपको दिया एक पॉलिनोमियल, तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? +7। इसका नेगेटिव कर दीजिए, -7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। इसका मतलब इसकी जीरोस जो होंगी जब आप उनको ऐड करेंगे तो आंसर -7 ही आएगा, शॉर्ट है। और अगर जीरोस का प्रोडक्ट चाहते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? कांस्टेंट टर्म, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है? +12 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि हमारा 1 है, तो इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो आएगा +12। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इसकी जो जीरोस हैं वो हैं -3 एंड -4, थोड़ी देर पहले ही निकाल के दिखाई है आपको। तो देखिए अगर आप इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा? -7, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। इसका मतलब ये फुल प्रूफ फॉर्मूला है हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब ये आया कैसे वो लेटर ऑन डिस्कस करता हूँ आपके साथ। इसको लिखने का तरीका एक तो ये है, ये लर्न करने के लिए बेटर है, बट एग्जाम में या व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस की जगह हम यूज करते हैं वर्ड अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस, क्योंकि जीरोस को हमने क्या माना है? अल्फा एंड बीटा, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अब यहाँ पे देखिए एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? +b। प्लस बी का जब आप नेगेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा? -b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखिए क्या है? a। तो इसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि इस तरह की फॉर्म में है, इस तरह की फॉर्म में है, तो सम ऑफ जीरोस को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टकट में लिख सकते हैं -b/a। जो यहाँ पे लिखा है सेम ही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिख रहा। तो आपको दोनों को सिंक करना आना चाहिए, ओके। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसके लिए आएगा अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा का मतलब है अल्फा टाइम्स बीटा। तो ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। अब आप देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन सी है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म है c, ठीक है। जो भी उसका साइन है एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, तो ये आ गया c। और नीचे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास? a। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा c/a। ये दो चीज़ें ही पूरे चैप्टर में पढ़नी है हमें, क्योंकि लास्ट ईयर तक क्वाड्रेटिक के साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी था, वो भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन थी। बट अभी रैशनलाइज कंटेंट में जो क्यूबिक है वो हटा दिया गया है। इसके लिए सिर्फ हमारे पास है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में ये इतनी बात ही है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर आपका गोल गोल घूमेगा। अब ये आप नोट कर लीजिए अपने पास। अब मैटर ऑफ इंटरेक्शन ये है कि ये तो हर कोई बता देता है कि ये सम ऑफ जीरोस -b/a है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a है, बट इससे सिर्फ बात नहीं बनती, ये तो लर्न करने वाली बात हो गई। हमारा मैटर ऑफ इंटरेक्शन ये है कि सम ऑफ जीरोस -b/a क्यों है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a क्यों है। तो उस क्यों को समझने के लिए ये आपको पहली बात तो ये है कि क्यों आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपकी अपनी नॉलेज, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ना देखिए इसको। बट जो क्यूरियस बच्चे हैं, जिनको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी का शौक है, उनके लिए बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब हम बात करते हैं किसी पॉलिनोमियल की, एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो आपको आगे भी लिखना है हर जगह पे, ध्यान से देखिएगा। किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते हैं, लेट अस अज्यूम मैंने लिखा
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये मेरा फेवरेट है, इसको ही मैं हर बार एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ। इस पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ हैं वो बनेंगी x प्लस 3, x प्लस 4, और इसकी जो ज़ीरोज़ आएंगी x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -4। अच्छा जी, ये कर दिया। अब देखिए इसी पॉलिनोमियल को मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 2x स्क्वायर 14x प्लस 24। कहने का मतलब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने एक नया पॉलिनोमियल लिख दिया। जो मैंने कैसे बनाया, इसकी टर्म्स को ट्वाइस करके मैंने नया पॉलिनोमियल बना दिया। अब अगर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगी 2x स्क्वायर। देखिए बिल्कुल डिफरेंट पॉलिनोमियल है। 2x स्क्वायर 8x प्लस 6x प्लस 24, तो 2x कॉमन आएगा, x प्लस 4 प्लस 6 कॉमन आएगा, x प्लस 4, तो x प्लस 4 कॉमन आ गया एंड 2x प्लस 3 फैक्टर आ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा हमारे पास। अगर जीरोस निकालेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -4, 2x इक्वल टू -6, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -4। तो देखिए ये जीरोस का क्या बना। जो जीरोस ओरिजिनल पॉलिनोमियल में थी, जब हमने इसको बहुत बड़ा नहीं किया था, नॉर्मल पॉलिनोमियल की जीरोस आई हैं -3, -4, और जब इस पॉलिनोमियल को मैंने ट्वाइस कर दिया, सारी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी जीरोस कितनी आ रही है, -3 एंड -4। इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, या मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24, या मैं लिखता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 36, या 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 48 एंड सो ऑन। जितने मर्जी पॉलिनोमियल लिख लूँ, जब इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, जितना मर्जी बड़ा कॉमन फैक्टर हो, तो आपकी जीरोस विल रिमेन आइडेंटिकल, जीरोस चेंज नहीं होंगी। ये बात के ऊपर हमें फोकस करना है। कैसे जीरो चेंज नहीं होंगी, इसका मतलब इसकी जीरोस, इसकी जीरोस, इसकी जीरोस, इसकी जीरोस सेम आएंगी। इसका मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल में से कॉमन बाहर निकाल लूँ, जैसे अगर मैं ये वाला फर्स्ट पॉलिनोमियल देखता हूँ, ये वाला, इसमें से अगर 2 बाहर निकाल लेता हूँ, तो तब भी जीरोस निकालूंगा, तब भी वहीं आएंगी जो इतने बड़े को सॉल्व करके आएंगी। ठीक है। अगर मैं इसमें से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं 5 कॉमन निकाल लेता हूं, तो बाहर कॉमन निकाल लूं, उसके बाद इसकी जीरोस निकालूं, उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा कि मेरे लिए काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे कि इस जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ओरिजिनल पॉलिनोमियल, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेट अस अज्यूम 100 से, 100x स्क्वायर 700x प्लस 1200। अब इतने बड़े पॉलिनोमियल को अगर आपने जीरोस निकालनी है इसकी, क्योंकि इसके सारी टर्म्स 100 की मल्टीपल है, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको देखकर ये तो पता चल गया कि जीरो इसकी -3 और -4 ही आएंगी। बट क्या ज़रूरत है इतने बड़े को फैक्टराइज करने की? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले कॉमन ले लूँगा। ध्यान से समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट अभी आपके पल्ले पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका मतलब अगर मैं इसकी जीरोस निकालूंगा तो आंसर वही आएगा जो यहाँ से पहले पॉलिनोमियल से आना है। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इसको ऑब्जर्व करते हुए ये जो कॉमन हमने लिया है, इसको बाहर k की तरह लिख दिया, और हम ये मान के चलते हैं कि जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, अगर उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन बाहर ले जाकर रख देना है, और उसका नाम हमने k लिख दिया। आपको आगे पता लगेगा कि आपके क्वेश्चंस में k लिखना पड़ता है। जैसे कोई पॉलिनोमियल लिखकर दिखाना है तो हम जनरली जैसे ये लिखते हैं, तो इसको नहीं लिखना। आप जब भी आप पॉलिनोमियल लिख के दिखाओगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट का पार्ट है, कोर्स का पार्ट है, जब भी आपने पॉलिनोमियल लिखना है तो आपने इसके आगे k लिख देना है। k लिखने का मतलब क्या है? k लिखने का मतलब यह है कि अगर इस पॉलिनोमियल में से कुछ कॉमन लिया जा सकता था, वो मैंने ले लिया है और उसको मैंने k का नाम रख दिया। जो कुछ कॉमन लिया जा सकता था, अगर कुछ है तो, नहीं कॉमन तो 1 तो सब में होता है ना, तो मान लो कि 1 है। तो किसी भी जब भी आपको पॉलिनोमियल लिखना है तो यहाँ पर हमें हर बार पॉलिनोमियल के साथ k बाहर अटैच करना पड़ता है। दोबारा सुन लीजिए, k क्या बताता है कि कोई बहुत बड़ा पॉलिनोमियल था,
उसमें से 100 कॉमन था, 100 कॉमन था, वो 100 मैंने कॉमन लिया और उसका नाम मैंने के रख दिया। बस इतना ही काम है के का। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर ये तो क्लियर है कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए ओके, सो पॉलिनोमियल हम लेते हैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, बट हम पॉलिनोमियल किसके साथ लिखेंगे, के साथ लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा टर्म देनी होगी जिसको हम क्या मान के चलेंगे, या इसको अभी पी ऑफ एक्स ही लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। और इसकी जीरोस क्या हैं, जीरोस को हम मान के चलते हैं क्या है बच्चों, अल्फा एंड बीटा। एक पॉलिनोमियल आ गया, उसकी जीरोस आ गई। अब देखिए आपने 9th में पढ़ा होगा कि अगर a3 किसी पॉलिनोमियल की जीरो है तो इसका मतलब उसका x माइनस 3 क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। अगर -4 किसी पॉलिनोमियल की जीरो है तो उसका फैक्टर क्या होगा, x प्लस 4 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। और अगर किसी की √2 जीरो है, इसका मतलब उसका फैक्टर क्या होगा बच्चों, साइन चेंज करके x के साथ लगा दो। ये फैक्टर थ्योरम हमने 9th में पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर इसका जो फैक्टर्स बनेंगे क्या बनेंगे, अगर अल्फा जीरो है तो फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों, फैक्टर बनेंगे x माइनस अल्फा, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस बीटा। जैसे 3 अगर जीरो है तो x माइनस 3 फैक्टर होगा, अगर अल्फा जीरो है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए दो चीज़ों का, इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, इसके ये दो फैक्टर बन रहे हैं। इन दोनों फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस वही पॉलिनोमियल आएगा। 8 को फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 2 2 आ गया मेरे पास। जब उन तीनों 2s को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, मेरे पास 8 ही आएगा वापस। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 8 आने वाला, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस ही आने वाला है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। तो के मैंने यहाँ पे प्रोविजनली लगा दिया है क्योंकि हर बार हमें के साथ में लगाना ही होगा। तो ये पॉलिनोमियल है और ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स को जब वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल ही आ जाएगा। अब यहां से कहानी हमारी आगे बढ़ेगी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या करना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, आप इनको ओपन करके मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक्स आएगा। के को मैं यहाँ पे इन सारी आइटम से अंदर 3 टर्म्स हैं, तीनों के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो मेरे पास आएगा के एक्स स्क्वायर और आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स टाइम्स के, और के अंदर भी जाएगा, प्लस के टाइम्स अल्फा बीटा। ठीक है, के को मैंने ब्रैकेट में अंदर डाल दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब जब चीज़ें इक्वल हैं तो उनकी टर्म्स भी इक्वल होंगी। ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म ए एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी, बी एक्स वाली टर्म एक्स वाली टर्म के इक्वल करेंगे, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल करेंगे। आई अंडरस्टैंडिंग? तो देखिएगा, सबसे पहला काम हमारे पास आएगा ए एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बच्चों, के एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए और ए की वैल्यू के आ गई, या के की वैल्यू हमारे पास आ गई ए। ये वैल्यू हमने यहाँ पे नोट कर ली। आई होप आपकी समझ आ रही होगी बात। दूसरा, यहाँ पे एक्स की टर्म है बी एक्स और यहाँ पे एक्स की टर्म ये रही। तो बी एक्स इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस
बीटा एक्स इंटू के कितना है, के की वैल्यू हमने ए यहाँ से ले ली, ये के की वैल्यू ए मैंने यहाँ पे के में पुट कर दी, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया जी। अब हमारे पास क्या बचा, बी, और ये ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बी बाय ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को उठा के इधर ले आते हैं, ये देखिए सम ऑफ जीरोस आ गया माइनस बी बाय ए। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट क्या है, सिर्फ सी, इधर लेके आते हैं, सी इक्वल्स टू के टाइम्स अल्फा बीटा, के की वैल्यू हमने ली है ए, तो सी इक्वल्स टू ए इंटू अल्फा बीटा, ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये रिजल्ट बन गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। ये प्रूफ आपको कभी कोई नहीं पूछेगा, बट जब आपने इसको ढंग से सुना होगा और पढ़ा होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस डिफरेंस होगा, डिफरेंट कॉन्फिडेंस होगा कि आपको बाकियों से थोड़ा सा ज़्यादा पता है, और आप ऐसे ही अंधाधुंध सिर्फ सुन के याद करके नहीं काम कर रहे, आपको उसका लॉजिक भी पता है कि जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम इसको सम अप करते हैं, सारे को सम अप करने के लिए, तो हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसकी ज़ीरोज़ को हमने मान लिया अल्फ़ा एंड बीटा, देन सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू सी बाय ए। ये इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है जी। और कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी, 2-3 आइडेंटिटीज़ जो हमने 8th और 9th में पढ़ी हुई हैं उन्हीं को समझते हैं। ध्यान से देखिए, हमें पहली आइडेंटिटी देखिए क्या है। हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने में, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे ये प्लस 2ab है, इसको उठा के उधर ले जाते हैं, तो यही आइडेंटिटी को दोबारा लिखना है इस तरह से, ये आपको याद करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, पहली बात। दूसरी आइडेंटिटी आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। सारी दुनिया जानती है, ये आपने 9th में बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इसको समझने के लिए देखिएगा, अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इधर रख लूँ और ये ए की टर्म है, इसको अगर मैं उधर ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आ गया फॉर्मूला नंबर 2। और तीसरा फॉर्मूला तो आप भली भांति जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये आपको याद होना चाहिए। चौथा फोर्थ फॉर्मूला हमारा इसके ऊपर ये बनता है कि अगर आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर होती है। सारी दुनिया जानती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होती है। मेरा ध्यान से देखिएगा क्या करना है। मेरा यहाँ पे जो फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूँ, रीराइट करा रहा हूँ, उसमें देखिए पर्पस क्या है। हमारे पास 2 ही क्वांटिटीज़ हर बार मिलेंगी किसी भी पॉलिनोमियल से, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये 2 चीज़ें ही हमारे हाथ में हैं, बस यही हमारा एसेट है। तो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको हमें कन्वर्ट करना है। जैसे आपको पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तभी निकालोगे जब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ पता होंगी। अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ आपके पास नहीं है, ये मान के चलिए। तो आपके पास क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो इसको मैंने रीराइट कर लिया इस तरह से कि इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है।
अगर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ लिया तो देखो मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया उसको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू को हमने ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab ए प्लस बी लिखने का मतलब ए प्लस बी ए इंटू बी ए प्लस बी, ताकि जो वैल्यूज यहाँ पे आएंगी वो सीधी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो पाए। ये इसका पर्पस है रीराइट करने का। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे लिख कर बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं तो अगर याद होंगे तो आपके लिए फायदे की बात है। और अगर आपको ये पूछा जाए क्वेश्चन कि ए हमें चाहिए लाइक ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, ध्यान से देखिएगा। इसको इस तरह से लिखते हैं, एक मिनट की, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बट क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, ये बात पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए कि हर बार हमें a प्लस बी एंड a इंटू बी चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई और एक्सप्रेशन नज़र नहीं आना चाहिए। तो देखिए बट यहाँ पे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने अभी निकाला है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab एक्स्ट्रा था, इसको कॉपी कर लिया, तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो इसको भी आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर ये 4 फॉर्मूले ही हैं जिसके साथ हमें काम करना है। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। अगर आपको याद है 9th ऑनवर्ड्स तो बहुत ही बेहतर है, अगर याद नहीं है तो रोज़ इनको लिखिए 2-2 3-3 बार, ताकि आपके टिप्स पे आ जाए। अब इन फॉर्मूले और इस कॉन्सेप्ट को लेके हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसके क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक से मैं ज़्यादा काम नहीं कराता, एक्स्ट्रा बुक से और मेरी अपनी असाइनमेंट से करवाता हूँ। तो अगली वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।